मेंशन किया गया कि एक्टिविटी नेम है हमारे पास ए एक्टिविटी है और इसका ड्यूरेशन 6 है, प्रीडिसेसर नन है, और बी एक्टिविटी है 4 ड्यूरेशन है और नन प्रीडिसेसर है। इसी तरह से सी एक्टिविटी है 4 डे ड्यूरेशन है और ए इसका प्रीडिसेसर है। डी एक्टिविटी है ए प्रीडिसेसर है विद 3 डे ड्यूरेशन। ई एक्टिविटी ए प्रीडिसेसर है विद 2 डेज ड्यूरेशन। एफ एक्टिविटी 4 डे ड्यूरेशन, ई प्रीडिसेसर है। जी डी ई और एफ प्रीडिसेसर है। एच बी और सी प्रीडिसेसर है। आई जी और एच प्रीडिसेसर है। हमने इसकी नेटवर्क डायग्राम क्रिएट की। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, प्लेसिंग की और हमने इनको रिलेशनशिप दिया बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कि प्रीडिसेसर कौन है। हमने अभी ड्यूरेशन नहीं प्लॉट किए, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इनको इस प्रीडिसेसर की बेस पर हमने नेटवर्क डायग्राम क्रिएट की। नेटवर्क डायग्राम क्रिएट करने के बाद हम इसका एनालिसिस करते हैं। इस नेटवर्क डायग्राम का एनालिसिस करते हैं जो कि हमारे पास रिलेशनशिप की बेस पर हम फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास निकालेंगे। तो जब हमने प्लॉटिंग की, वैल्यूज प्लॉट की हमने, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज की बेस पर हमें पाथ्स मिल जाएंगे। पाथ कैसे मिलेंगे, हमारे पास पाथ 1 है, पाथ 2 है, पाथ 3, पाथ 4। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा पाथ है वो हम कंसिडर कर लेंगे। तो हमने जब वैल्यू स्पॉट की तो हमें पता चला कि 28 जो ये पाथ है ना, ए ई एफ और जी और आई, ये जो पाथ है ये मैक्सिमम पाथ हमारे पास बन रहा है। तो ये हम कंसिडर करेंगे एज ए क्रिटिकल पाथ, जो कि मैक्सिमम ड्यूरेशन होगी जिस पाथ की, और ये मिनिमम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट के ऊपर होगी। मिनिमम ड्यूरेशन इस पूरे प्रोजेक्ट की होगी या इस पूरे पैकेज की होगी। अगर हम देखें कि दूसरी एक्टिविटीज को हम कंसीडर नहीं कर रहे इस पैकेज के कैलकुलेशन में, तो हम क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि हमने मैक्सिमम पाथ को कैलकुलेट किया हुआ है और यही इस मैक्सिमम पाथ में बाकी एक्टिविटीज भी परफॉर्म हो जाएंगी। क्योंकि हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया मैक्सिमम पाथ, तो इसका यह मतलब होगा एच एक्टिविटी, सी डी बी, ये सारी एक्टिविटीज जब ये कंप्लीट होगा पाथ, तो ये भी ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुकी होंगी। इसलिए हमने मैक्सिमम पाथ ले लिया है जो कि क्रिटिकल पाथ कहलाता है। इसमें किसी एक्टिविटीज को हम चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से क्रिटिकल पाथ का मतलब यह होगा कि ए एक्टिविटी को हम इसकी डेट चेंज नहीं कर सकते, ई एक्टिविटी की डेट्स चेंज नहीं कर सकते, यानी जब ही स्टार्ट होनी है उसी दिन ही स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। यानी ए एक्टिविटी जो ही फिनिश होगी ई एक्टिविटी को स्टार्ट करना पड़ेगा, और ई एक्टिविटी जो ही फिनिश होगी एफ एक्टिविटी की जो डेट बनी है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो डेट हमने जी एक्टिविटी की कंसीडर की होगी उसी डेट को ही स्टार्ट करना पड़ेगा। उसमें डी एक्टिविटी को मस्ट फिनिश होना पड़ेगा उस दिन में, और इसी तरह से जी एक्टिविटी जो ही कंप्लीट होगी आई एक्टिविटी उसी दिन स्टार्ट। यानी जो क्रिटिकल पाथ पे एक्टिविटीज होंगी, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, उनको डिले नहीं किया जा सकता, उनको डिले हम नहीं कर सकते। उनको हम मेथड्स यूज करेंगे नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स में आएंगे, कि हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है अगर कि ई एक्टिविटी लॉन्गर देन प्लान हम हो रही है, लेट्स से इसका ड्यूरेशन 2 डेज है और ये एक्टिविटी 3 डेज पे जा रही है। हमने फोरकास्ट देख लिया, जैसे ही हम फर्स्ट डे स्टार्ट की एक्टिविटी हमें पता चला कि ये 2 डेज में कंप्लीट होने वाली नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स यूज करेंगे जिससे हम कंप्रेस कर देंगे स्केड्यूल, या हम मैन पावर ज्यादा लगा देंगे ताकि हमारी 2 डेज में कंप्लीट हो जाए। चूंकि अगर ये एक्टिविटी डिले होती है इसका मतलब है क्रिटिकल पाथ पे इफेक्ट होगा और ये 28 डेज पे ये कंप्लीट नहीं होगा पैकेज, तो इसका मतलब है हम ओवरऑल पैकेज को डिले कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो क्रिटिकल पाथ में जो एक्टिविटीज आती हैं उनको हम डिले नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट के पूरे स्केड्यूल पे इफेक्ट होगा। उसको हम किसी भी तरीके से उन डेज में कंप्लीट करना होगा, या फिर हमें अगर हम डिले करते हैं 1 डे तो एफ एक्टिविटी को 3 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल पाथ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ओवरऑल प्रोजेक्ट का स्केड्यूल वही रहना चाहिए। या तो हमें क्लाइंट या कस्टमर से हमें अप्रूवल हो कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, और वो लेबर की जो प्राइस है वो अकोमोडेट कस्टमर या क्लाइंट करेगा। अदरवाइज हमें सिमिलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है जैसे हमने प्लान किया हुआ है। एजाइल मेथोडोलॉजी में हम वही करते हैं जैसे मैंने पहले बताया, अप्रूवल होती है, जो जो चीजें बढ़ती जाती हैं, टाइम बढ़ता है, उस हवाले से वो पूरा स्कोप करना होता है, इसलिए हमें वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। स्केड्यूल अगर आगे पीछे होता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं उसको, जबकि वाटरफॉल में हम ऐसा नहीं करते, हम प्लान के ऊपर कंप्लीट करते हैं। अगर कोई चेंजेस आए तो हम क्या करते हैं,
कि उसको चेंज कंट्रोल बोर्ड में देते हैं कि ये क्रिटिकल, ये हमारा स्केड्यूल में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी बेस पर हम क्या कर रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं। और वो चेंजेस अगर वो जो कंट्रोल बोर्ड है, जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है, अगर वो अप्रूव करता है तो हम उसके स्केड्यूल को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो चेंजेस आई हैं। 28 डेज की बजाय अगर वो हो सकता है 30 डेज की अप्रूवल आ रही है कि 2 दिन की मजीद लगना है, तो क्या चेंज कंट्रोल बोर्ड एक्सेप्ट कर रहा है? अगर चेंज कंट्रोल बोर्ड एक्सेप्ट कर रहा है तो ओके, हम स्केड्यूल में चेंजेस करेंगे, जो स्केड्यूल बेस लाइन बनेगी हम उसमें चेंज कर देंगे, अदरवाइज हम चेंज नहीं कर सकते। अभी हम देखते हैं कि अर्ली स्टार्ट हम कैसे कंसिडर करते हैं। मैं यहां पर मैंने ये टेबल मेंशन किया है। अब यहां पर अगर हम देखें, वही एक्टिविटीज मैंने मेंशन कर दी और इनमें कुछ टेब जो कॉलम्स हैं मैंने ऐड किए हैं। उसमें मैंने अर्ली स्टार्ट ईएस से रिप्रेजेंट किया है, और अर्ली फिनिश की मैंने ईएफ से किया है, ईएस, ईएफ और एलएस, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश, और फ्लोट मैंने मेंशन किया है। ये 5 कॉलम मैंने मेंशन किए यहां पर। फ्लोट क्या होगा? वो वैल्यू होगी कि उस एक्टिविटी को कितना हम डिले कर सकते हैं, उस एक्टिविटी को हम कितना डिले कर सकते हैं। तो इससे हम कंसीडर करेंगे कि जो फ्लोट निकलेगा कैलकुलेट करने के बाद, तो हम देखेंगे कि जिस एक्टिविटी में फ्लोट है, इसका मतलब है उसको इतने दिन हम डिले कर सकते हैं। अगर जीरो फ्लोट है, दैट्स मीन हम उसको डिले नहीं कर सकते। तो हम अब देखते हैं कि अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश है ना, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड पास। यानी इसको कैलकुलेट करने का जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, जितनी भी वैल्यूज आएंगी, यानी अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश में जितनी वैल्यूज आएंगी, वो सारी की सारी हमारी फॉरवर्ड पास कहलाएंगी, फॉरवर्ड पास। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम ए एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, इसका मतलब प्रीडिसेसर कोई नहीं है, और हमने फर्स्ट डे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, मॉर्निंग में हमने 8 o'clock स्टार्ट की एक्टिविटी, तो ये फर्स्ट डे ही स्टार्ट होगा क्योंकि इसकी कोई प्रेडिसेसर नहीं है। प्रोजेक्ट के फर्स्ट डे स्टार्ट होगा, तो ये 6 डेज ड्यूरेशन है। मॉर्निंग हमने फर्स्ट डे स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 डे इवनिंग में ये एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी, इसलिए हमने फर्स्ट टू 6 लिखा है। और बी एक्टिविटी भी नॉन प्रेडिसेसर है, इसका यह मतलब है कि ये भी फर्स्ट डे को स्टार्ट होगी और इसका ड्यूरेशन 4 है, तो हम ये 4th डे इवनिंग में ये एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो सी एक्टिविटी है जो कि 4 डे ड्यूरेशन है और ए प्रीडिसेसर है। ए प्रीडिसेसर कब खत्म हो रहा है, यानी फिनिश कब हो रही है एक्टिविटी ए जब फिनिश हो रही है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी 7th को हम सी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। सी मॉर्निंग में यानी इवनिंग 6 o'clock, 6 डेट, प्रोजेक्ट की 6 डेट में इवनिंग में हमारी एक्टिविटी फिनिश हो रही है, जो कि प्रीडिसेसर है सी एक्टिविटी का। तो हम 7th मॉर्निंग को हम ये स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी सी, जो कि 4 डेज का ड्यूरेशन है, 7 8 9 और 10 इवनिंग में ये एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। क्लियर? अब इसी तरह से डी एक्टिविटी का भी प्रीडिसेसर क्या है, ए है। तो ए तो 6 को फिनिश हो रहा है, तो डी एक्टिविटी भी पैरेलल में 7 को स्टार्ट हो जाएगी, और ये 3 डेज की ड्यूरेशन के साथ है, तो 7 8 और 9 इवनिंग को ये एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद ई एक्टिविटी है, इसका भी प्रीडिसेसर ए है, ये भी डेट 7 को स्टार्ट हो जाएगी, यानी 7th डे ऑफ द प्रोजेक्ट ये भी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और इसका ड्यूरेशन 2 डेज है, तो 7 और 8 इवनिंग को ये एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है एफ। हम ये देखते हैं कि ये एफ एक्टिविटी ई इसका प्रीडिसेसर है। अब ई प्रीडिसेसर है, तो इसका मतलब है ई कब फिनिश हो रहा है, 8 को फिनिश हो रही है एक्टिविटी। हम देखेंगे जो अर्ली फिनिश डेट है वो हम कंसिडर करेंगे, तो 8 को ये एक्टिविटी फिनिश हो रही है, इसका मतलब है एफ एक्टिविटी हम 9th को स्टार्ट कर सकते हैं। 9th मॉर्निंग हम ये एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, और इसका 4 डेज ड्यूरेशन है, तो 9 10 11 और 12th को ये फिनिश हो जाएगी। 12th इवनिंग इसको फिनिश हम कर देंगे। इसके बाद ये एक्टिविटी जी है, जी जो कि 14 डेज इसका ड्यूरेशन है, और डी और एफ इसके प्रीडिसेसर है। अब यहां पर क्रिटिकल पॉइंट है जो अंडरस्टैंड करना है आपने, वो ये है कि 2 प्रीडिसेसर है इसके, एक डी है और एक एफ है। डी फिनिश हो रहा है 9 को, जबकि एफ फिनिश हो रहा है 12 को। तो 9 और 12 में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम कंसीडर कर लेंगे, चूंकि 9 तो पहले फिनिश हो जाएगी,
दैट्स मीन के डी एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी जल्दी, लेकिन हम चूंकि हमने कहा कि दो प्रीडिसेसर है, इसका मतलब है कि ये जी एक्टिविटी उस वक्त तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब दोनों खत्म ना हो एक्टिविटीज। तो ये 12 को फिनिश होगी, तो हम जो जी एक्टिविटी है वो 13 को स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में, और ये 14 डेज की एक्टिविटीज होगी जो 26 को इवनिंग में जाके फिनिश होगी। क्लियर? इसके बाद हम एक्टिविटी एच की बात करें तो ये बी और सी प्रीडिसेसर हैं इसके। बी फिनिश हो रहा है 4 को और सी फिनिश हो रहा है 10 को, तो हम ये एक्टिविटी 11th को दोबारा स्टार्ट करेंगे। 11th को हम ये स्टार्ट करें तो हमारे पास ये 12 डेज की एक्टिविटी है जो कि 11 to 22 इवनिंग में फिनिश हो जाएगी ये एक्टिविटी। और इसके बाद लास्ट एक्टिविटी हमारे पास आई है जो कि 2 डेज ड्यूरेशन है। जी और एच जो है वो इसके प्रेडिसेसर है। जी 26 को फिनिश है और एच जो है 22 को है, तो हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। 27 को ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी और 28 जो डे होगा उसको ये हमारी एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। इस तरह से हम लास्ट एक्टिविटी तक हम फॉरवर्ड पास को कंसीडर करेंगे। हर एक्टिविटी की टाइमिंग हमारे पास अब आ गई है, इसको हम फॉरवर्ड पास कहेंगे। और हम अगर देखना चाहें कि ई एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी तो हमें क्लियर हो जाता है कि ये 7th डे ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम देखना चाहें कि एच एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी और हमें कब इसका मटेरियल चाहिए, कैसे करना है, तो हम देख रहे हैं कि 11th डे ऑफ द प्रोजेक्ट ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और इसका 12 डे ड्यूरेशन होगा, 22 को ये फिनिश हो जाएगी। इस तरह से हम प्रोजेक्ट के ऊपर स्केड्यूल को कंप्लीट करते हैं कि कब और कहां पर कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होती है और कब स्टार्ट होती है और कब फिनिश होती है। तो ये इसका अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश पाथ है जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी है जय और सचिन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें कैलकुलेशन में? नहीं। इजी है ना? हाँ इजी है। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये बैकवर्ड पास। अब हमने बैकवर्ड पास को कंसीडर करना है कि हम मैक्सिमम किसी एक्टिविटी को कितना डेविएट कर सकते हैं, मैक्सिमम डिले कितना कर सकते हैं। उसके लिए हमें बैकवर्ड पास, यदि हमने जो लास्ट पहले हमने एक्टिविटी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, अब हम लास्ट से बैक जाएंगे, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड पास। टेबल में हमने क्या किया, जो लास्ट एक्टिविटी कब परफॉर्म हो रही है प्रोजेक्ट के ऊपर वो हम देखेंगे और उस एक्टिविटी को हमने लास्ट में मेंशन कर देता है, यानी लेट फिनिश। मैक्सिमम लेट फिनिश हमारे पास क्रिटिकल पाथ में ये एक्टिविटी जो लास्ट एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, मैक्सिमम डेट है हमारे पास, वो हमने लेट फिनिश में मेंशन कर देनी है, डायरेक्टली मेंशन कर देनी है। जब हम ये मेंशन करेंगे तो हमारे पास ये किसकी लेट फिनिश है, ये एक्टिविटी कौन सी है जिसकी लेट फिनिश है, ये एक्टिविटी आई है। ये एक्टिविटी कौन सी है? आई है। और मैंने ये एरो के निशान को भी मेंशन कर दिया कि ये एक्टिविटी हमने ये कन्वर्ट की है यहां पर। अब ये आई एक्टिविटी है और इसका ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन इसका है 2 डेज। तो इसका फार्मूला हमने जो बनाना है वो इस तरह से कुछ बनाना है कि हम ये देखेंगे कि अगर हमने कैलकुलेट करना है इसका जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कंसीडर करनी हो, तो हमें एक फार्मूला यूज करना है जिसको हमने कहा है कि जो लेट स्टार्ट का फार्मूला होगा, लेट स्टार्ट का। अगर हम लेट स्टार्ट का फार्मूला मेंशन करें तो हमारे पास जो लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन और +1, ये फार्मूला हमारे पास आ गया। तो इसमें लेट फिनिश क्या आ रही है, हमारे पास वैल्यू है 28, हमारे पास वैल्यू क्या है 28, माइनस ड्यूरेशन क्या है हमारे पास 2 डेज, माइनस ड्यूरेशन क्या है 2 डेज। 28 मैंने यहां मेंशन किया और 2 डेज ड्यूरेशन है और +1 है। तो हमने क्या किया कि 26 आएगा हमारे पास यहां पर, और अगर हम इसको यूं कर लें तो बेहतर होगा, हम इसको बेहतर तरीके से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, और +1 हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास कितना आएगा 27। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे LS में तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पर भी मेंशन किया गया है कि 28 डेज में से अगर माइनस कर दिया जाए 22 डेज ड्यूरेशन और +1 कर दिया जाए तो जो डेट आएगी यहां मेंशन कर देनी है, इस कॉलम में मेंशन कर देनी है। तो ये आपका लेट स्टार्ट की डेट आ जाएगी, आपकी कौन सी आएगी, लेट स्टार्ट की डेट आएगी। अब जबकि हमने ये मेंशन किया है कि 27
यहां पर मेंशन किया गया है कि ये आई एक्टिविटी लेट स्टार्ट हो सकती है, मैक्सिमम यहां इस डे को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका यह मतलब है कि आई के पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, इसके जो प्रीडिसेसर है वो जी और एच है। जी और एच, इसका मतलब है कि जी और जो एच एक्टिविटीज हैं वो मस्ट फिनिश होनी चाहिए, लेट फिनिश मस्ट होनी चाहिए 26 को, दोनों एक्टिविटीज ये मस्ट फिनिश होनी चाहिए जी और एच, चूंकि इसके प्रीडिसेसर है और हम अभी लेट फिनिश कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें ये मस्ट फिनिश होनी चाहिए 26 को। इसका ये मतलब है 27 को जब हम लेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैक्सिमम हम डिले कर सकते हैं वही 27 ही है। तो हम, इसका मतलब है कि इसके प्रीडिसेसर जी और एच है, और जब जी और एच है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम हम जो फिनिशिंग कर सकते हैं वो 26 को कर सकते हैं। गो के हमने फॉरवर्ड पास में देखा कि ये एक्टिविटी इस जगह पे फिनिश हो रही है अर्ली फिनिश में, लेकिन हम इसको मैक्सिमम, चूंकि हमने प्रेडिसेसर ही है तो 26 तक हम इसको डिले कर सकते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम फिनिशिंग इसकी 26 को होगी, ये लास्ट डे इसका होगा, यानी ये मॉर्निंग को एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो मस्ट फिनिश होनी चाहिए। ये दो एक्टिविटीज हैं, प्रेडिसेसर हैं, जो 26 इवनिंग में ये दोनों खत्म होनी चाहिए, मस्ट फिनिश होनी चाहिए। तो हमने ये वैल्यू पुट की इसकी बेस पर, इसी की बेस पर हमने ये वैल्यू पुट की 26। अगर हम ये 26 यहां पुट करते हैं और ये वैल्यूज हम मेंशन करते हैं, इसका मतलब है कि एच एक्टिविटीज की हम जो लेट स्टार्ट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने फार्मूला जो बताया था वो सिमिलर फार्मूला यूज करेंगे। 26 में से माइनस करेंगे 12, 26 में से माइनस 12 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। 26 में से अगर माइनस 12 की जाए तो हमारे पास 14 आता है, और 14 प्लस 1 क्या होगा, 15। तो हमने वैल्यू यहां पर ले ली, लेट स्टार्ट की वैल्यू हमारे पास मेंशन हो गई। और इसी तरह से 26 यहां पर अगर आया है तो 26 में से 14 अगर माइनस किया जाए तो 12 आता है, प्लस 1 अगर करेंगे तो 13 वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह से हम बैकवर्ड पास की कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब यहां पर एक्स्ट्रा, ये पहले एक सिंगल वैल्यू थी हमारे पास, अब हमारे पास टू वैल्यूज ये भी आ गई है। इसका मतलब है कि एच की वैल्यू भी आ गई है लेट स्टार्ट की, और जी की भी वैल्यू आ गई है। अब इन वैल्यूज की बेस पर हम बाकियों के जो प्रेडिसेसर है उनकी वैल्यूज को हम निकालेंगे। अब अगर हम फर्स्ट वैल्यू ले लें एच की, तो इसके दो प्रेडिसेसर हैं। इसका यह मतलब है कि ये 15 को अगर लेट स्टार्ट हो रही है तो ये, चूंकि लेट स्टार्ट की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हम जो डिले कर सकते हैं जो इनकी प्रेडिसेसर की एक्टिविटीज हैं बी और सी, वो 14 को मस्ट फिनिश होनी चाहिए। तो हमने बी और सी की वैल्यू यहां पुट की 14, दोनों की हमने 14 पुट की है। तो यहां पर हमने मेंशन कर दिया कि 14 मस्ट होनी चाहिए। अगर हम ये 14 यहां पुट करते हैं वैल्यू, तो ये 14 की बेस पर हम इसकी लेट स्टार्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे। जो फार्मूला मैंने बताया कि 14 माइनस 4 10 प्लस 1 11, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से 14 माइनस 4 सी की वैल्यू भी 11 आ गई। तो ये सिमिलर वैल्यू यहां पर हमारे पास 11 आ जाएगी, टू कैलकुलेशन हो गई। बैक हम जाएंगे, जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हम इसको लीव करेंगे, यहां पर हम लीव कर देंगे, हम वापस अपने ही नेक्स्ट एक्टिविटी पे आएंगे। यहां जी एक्टिविटी पे, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने छोड़ देंगे अभी, जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचते। हम असल में स्टेप बाय स्टेप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखा 13 को, हमने देखा कि जी एक्टिविटी है और जी एक्टिविटी के प्रेडिसेसर डी और एफ है। जब डी और एफ की बात करेंगे तो 13 अगर लेट स्टार्ट है तो ये जो डी और एफ है ये मस्ट फिनिश होनी चाहिए 12 को। इसका ये मतलब है कि मस्ट फिनिश होनी चाहिए 12 को। तो डी एक्टिविटी भी मस्ट फिनिश होनी चाहिए 12 को, और तभी जाके हम लेट स्टार्ट 13 को ये जी एक्टिविटी कर सकते हैं। और ये 12 आ गया यहां वैल्यू इसकी बेस पर, जो 13 की वैल्यू की बेस पर। तो इसलिए हमने जब ये पहले पुट की तो हम इसका लेट स्टार्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे। 12 माइनस 4 8 प्लस 1, तो ये 9 आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह से जो 12 वैल्यू यहां पुट की है हमने, 12 माइनस 3 प्लस 1 10 वैल्यू आ गई। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट एक्टिविटी के पास जाएंगे हम, वो जो एफ एक्टिविटी है उसको मैंने स्टेप में कैलकुलेट किया है। फर्स्ट एफ एक्टिविटी है, इसका प्रेडिसेसर एक ही है जो कि ई है। अगर ये 9 को स्टार्ट हो रही है, लेट स्टार्ट हो रही है, तो ये जो ई एक्टिविटी है मस्ट फिनिश होनी चाहिए 8 को। 9 को ये मॉर्निंग में स्टार्ट हो रही है तो ये मस्ट फिनिश होनी चाहिए 8 को। अगर ये 8 है, इसका 2 डेज ड्यूरेशन है, 8 माइनस 2 6 प्लस 1 7
7th को ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जानी चाहिए मॉर्निंग में और 8 को फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट आप जाएंगे 7 को, अगर ई एक्टिविटी है तो इसका ए प्रेडिसेसर है और हमने वैल्यू देखनी है ये 7, तो इसका मतलब है ए मस्ट फिनिश होनी चाहिए 6 को, तो 6 हमने यहां मेंशन कर दिया, एक ही प्रेडिसेसर था। जबकि दूसरी वैल्यूज हमारे पास हैं जो हमने मेंशन की हुई है, डी एक्टिविटी है और इसका भी प्रेडिसेसर ए है, तो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं ए एक्टिविटीज की। तो यहां 10 है, 10 इसका मतलब है ए को मस्ट फिनिश होने चाहिए 9 को, तो हमने पहली वैल्यू 6 की निकाली थी, अब ये सेकंड वैल्यू आई है 9। नो प्रॉब्लम, राइट करें, जितनी भी वैल्यूज निकलती हैं किसी भी एक्टिविटी की वो आप राइट करते जाएं। नेक्स्ट स्टेप में मैं उसको क्लियर करूंगा क्यों हमने राइट की और क्यों, क्या करेंगे हम इसके साथ। अब यहां पर हम नेक्स्ट सी एक्टिविटी में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहां देखते हैं कि सी एक्टिविटी का प्रेडिसेसर भी ए है और इसकी वैल्यू आई है 11। इसका मतलब है कि ए एक्टिविटी मस्ट फिनिश होनी चाहिए 10 को, ये थर्ड वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट की जो वैल्यू आई थी उसकी बेस पर हमारे पास वैल्यू बनी है 1, ये 1 आई है एल एस। जबकि जो सेकंड एक्टिविटी, सेकंड की जो वैल्यू आई है 9 माइनस 6, 3 प्लस 1, 4 वैल्यू आई है। जो थर्ड वैल्यू आई है 10 की बेस पर, वो 10 माइनस 6, 4 प्लस 1, 5। इसका मतलब है कि ये एल एफ की 3 वैल्यूज की बेस पर हमारे पास एल एस की भी 3 वैल्यूज आई हैं। तो इनके साथ क्या करना है, आपने चूंकि एक ही वैल्यू कंसीडर करनी है, लिहाजा आपके पास 3 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम रिमेन रखेंगे और जो मैक्सिमम वैल्यूज होंगी वो हम कैंसिल कर देंगे। जो मिनिमम वैल्यूज होंगी वो हम रिमेन रखेंगे, हमारे पास टेबल में मेंशन करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यूज होंगी उनको हम क्रॉस कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू 1 और 6 है, दोनों तरफ जो कैलकुलेशन हुई है वो सेम वैल्यू रखनी है। ये नहीं कर सकते कि 6 और 4 रख ले, नहीं, तो 4 किस वजह से आया था, 9 की वजह से आया था, तो 9 जब काटेंगे तो ये 4 भी काट देंगे यहां से, इस तरह 10 काटेंगे तो यहां पर 5 भी काटेंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं, जो मिनिमम वैल्यू जोन सी मेंशन की गई है तो मिनिमम ही आपने ही कैलकुलेशन की बेस पर दोनों साइडों पे रखनी है। इस तरह से हम ये पूरा जो बैकवर्ड पास है वो कैलकुलेट करते हैं। सचिन और जय, कोई कंफ्यूजन यहां पर हो किसी भी किस्म का इसकी कैलकुलेशन में, बताएं। No. ओके, तो इसको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज पर। हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें। जी बिल्कुल, आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि ये बैकवर्ड पास में ना बहुत जो प्रैक्टिस वाले भी लोग होते हैं ना, बाज दफा वो भूल जाते हैं और बाज दफा प्रॉब्लम आता है कि आपको डेट्स जो है वो कंसिडर करना मुश्किल हो जाती है। तो जब आपकी प्रैक्टिस 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 हो जाएगी तो आप ये एरोज लगाना और ये करना भूल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैंने आप लोगों के लिए एरोज लगाए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके और इजीली आप कैलकुलेट, डिफरेंट कलर मैंने दे दिए हैं ताकि किसकी वैल्यू कहां पर मेंशन की जा रही है आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब यहां पर जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, मेरे पास एल एस की, ई एस की वैल्यू आई है, ई एफ की वैल्यू आई है, इसके अलावा एल एस की वैल्यू है और एल एफ की वैल्यू है। जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं तो हम फ्लोट कंसिडर करेंगे। फ्लोट का जो फार्मूला है वो जो है वो हम देख लेते हैं क्या है। वो 2 फार्मूले हैं फ्लोट के, इसमें से इसी टेबल पे ही मैं बता देता हूं कि 2 फार्मूले हैं, दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी एल एफ माइनस ई एफ, एल एफ माइनस ई एफ, या आप यूज कर सकते हैं एल एस माइनस ई एस, या स्टार्ट की डेट लेंगे या फिनिशिंग की डेट लेंगे, दोनों में से कोई भी डेट ले सकते हैं। यानी जो एल एस होगा उसको आप माइनस करेंगे ई एस में से और एल एफ में से माइनस करेंगे ई एफ को, तो आपको फ्लोट आ जाएगा। लेट्स से यहां एल एफ है 6, मेरे पास जो कंसिडर्ड हुआ है 6 है और ई एफ की वैल्यू है 6, 6 माइनस 6 0 आ गया, यहां फ्लोट की वैल्यू 0 है। और इसी तरह से मैं अगर देखूं कि एल एफ की वैल्यू 14 है और ई एफ की वैल्यू 4 है, तो क्या वैल्यू आई 10, तो यहां 10 मेंशन कर दिया मैंने। और इस तरह से एल एफ की वैल्यू 14 है और ई एफ की वैल्यू 10 है, तो यहां 4 डिफरेंस आ गया है, तो 4 मैंने मेंशन कर दिया है। इसी तरह से एल एफ की वैल्यू 12 है, 12 माइनस 9,
ये वैल्यू ले लें या ये वैल्यू ले लें, दोनों एक ही है। 9 है तो यहां 3 वैल्यू आ गई, यहां मेंशन कर दिया है। 8 माइनस 8 या 7 माइनस 7 तो 0 है। 12 माइनस 12 या 9 माइनस 9 0 है। 26 माइनस 26 या 13 माइनस 13 0 है। 26 माइनस 22 4 है, या 15 माइनस 11 4 है। वैल्यू सेम आएगी, दोनों फार्मूला से वैल्यू सेम आएगी आपके पास। और इसी तरह से 28 माइनस 28 या 27 माइनस 27 तो वैल्यू 0 होगी। इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे, आपने ये कंसीडर करना है। अब अगर हम देखें तो जिस जगह 0 है हम उनको सेपरेट कर लेंगे, उन एक्टिविटीज को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, कितनी एक्टिविटीज हैं टोटल, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 एक्टिविटीज हैं जो कि जिनकी वैल्यू 0 है, जिनकी वैल्यू क्या है, 0 है, और इसमें कोई फ्लोट नहीं है। बाकी एक्टिविटीज में हमारे पास 10 डेज का फ्लोट है, और इसी तरह से 4 डेज का फ्लोट है, और 3 डेज का फ्लोट है, और 4 डेज का फ्लोट है। इसका यह मतलब है कि जो वैल्यू 0 वाला है हमने उनको सेपरेट कर लेना है। और अगर हम ये सेपरेट करें तो हमें वही वैल्यूज मिलती हैं जो हमने कैलकुलेट किया है EAEFGI, जो क्रिटिकल पाथ में था, जो कि क्रिटिकल पाथ में था। तो ये वैल्यूज, इसका मतलब है क्रिटिकल पाथ पे जिनका फ्लोट 0 है वो क्रिटिकल पाथ पे एक्टिविटीज होंगी, और जिनका फ्लोट है वो क्रिटिकल पाथ पे नहीं है। अगर हम बैक जाएं, यही जो टेबल मैंने मेंशन की है, तो जिनकी वैल्यू जो हमने पाथ निकाला था उसकी वैल्यूज भी हमने देखी हैं, 28 डेज थी, और मैक्सिमम वैल्यू भी 28 डेज थी, और उसका पाथ भी यही था। और हमने ये कंफर्म भी कर लिया इनका फ्लोट भी 0 है। इसका मतलब है अगर जिसका फ्लोट 0 है उन एक्टिविटीज को हम डिले भी नहीं कर सकते, और जो बाकी एक्टिविटीज हैं इनको हम 4 डेज का डिले दे सकते हैं। ये एक्टिविटी 3 डेज का डिले यूज कर सकते हैं हम, हमारे पास बफरिंग टाइम है, हम इनको डिले कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर एक्टिविटी अर्ली स्टार्ट इसका 7 था, तो ये 10 को भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 3 डेज का फ्लोट है हमारे पास, यानी मैक्सिमम हम इसको डिले कर सकते हैं, लेट स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि ये 10 डेज डिले कर सकते हैं बी एक्टिविटीज को। यहाँ फर्स्ट डे स्टार्ट करना था, अगर हम नेटवर्क को देखें, बी एक्टिविटी में अब दोबारा जाता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। ये जो एक्टिविटी है, ये जो बी एक्टिविटी है, हमने फर्स्ट डे को दोनों स्टार्ट किए हैं, लेकिन इसको हम डिले दे सकते हैं, बी एक्टिविटी को 10 डेज का डिले दे सकते हैं, 10 डेज का। इसमें फ्लोट है। ये एक्टिविटी उस वक्त हमें चाहिए जब एच एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ये 12 डे ड्यूरेशन है, ये बाकी हो है, इस वजह से अब इसको फ्लोट है इसके अंदर, तो हम ये कंसिडर करेंगे, इसको हम डिले 10 डेज कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर हमें कोई और काम करना है प्रोजेक्ट के ऊपर तो हम कर सकते हैं, हमारे पास फ्लोट है, हम यूज करेंगे। तो इस तरह से ओवरऑल प्रोजेक्ट का फ्लोट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर टोटल प्रोजेक्ट का फ्लोट कितना है, तो टोटल 10 डेज इसमें है, और 4 डेज इसमें है, 14 3 17 और 4 21 डेज का फ्लोट है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस पैकेज पे या प्रोजेक्ट के ऊपर 21 डेज का फ्लोट है, हम यूज कर सकते हैं। और टोटल जो प्रोजेक्ट है 28 डेज का है, या ये पैकेज जो 28 डेज का है, इसके अंदर हम 21 डेज को इधर उधर कर सकते हैं एक्टिविटीज की बेस पर। तो क्रिटिकल पाथ भी कंफर्म हो गया हमारे पास कि 0 फ्लोट है, और इसी तरह से हमने बैकवर्ड पास में फ्लोटिंग भी कैलकुलेट। क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है बाज दफा वो ये आता है कि आपको इस तरह से जो टेबल दिया जाएगा उसमें LS LF में नहीं दिया जाएगा, सिर्फ टेबल दिया जाएगा जो मैंने फर्स्ट मेंशन किया है, जो फर्स्ट मैंने मेंशन किया है यहां पर टेबल, ये वाला टेबल दिया जाएगा आपको। इस तरह से टेबल दिया जाएगा एग्जाम में, या ये नेटवर्क डायग्राम दी जाएगी, या ये नेटवर्क डायग्राम दी जाएगी, या टेबल दिया जाएगा, दोनों में से एक। और वो आपको कहेगा कि एक्टिविटी डी पर या एक्टिविटी ई पर फ्लोट बताएं, हमें क्या करें, हमें फ्लोट बताएं। तो एक्टिविटी ई पर वो कहे अगर फ्लोट बताएं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जबकि आपके पास सिर्फ 1 मिनट टू ऑलमोस्ट 72 सेकंड होते हैं एक क्वेश्चन के। तो आप कैलकुलेशन करेंगे, LS पहले ES निकालेंगे, LS निकालेंगे, तो इस तरह से उसमें कम से कम 10 मिनट्स लग जाएंगे एक क्वेश्चन पर। तो अगर आप ये देख लें कि वो क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन होता है ना, चूंकि ट्रिकी क्वेश्चन होता है बाज दफा कि वो ई एक्टिविटी का फ्लोट देखना चाहता है, आप डेफिनेटली आप बहुत जल्दी विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड
आप ये देख लेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये एक्टिविटी तो है ही क्रिटिकल पाथ पे। अगर ये एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे है, लेट्स से नेटवर्क डायग्राम उसने एग्जाम में दी है और आपने अपने माइंड में देख लिया है कि कौन सा क्रिटिकल पाथ है, और वो उस क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटी का फ्लोट पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आप उसका डायरेक्टली आंसर देंगे, उसका जो फ्लोट होगा वो 0 होगा। आपको वैल्यूज देगा चॉइस में कि 5 है, 10 है, दूसरी वैल्यूज चॉइस में देगा 4 आंसर्स में, लेकिन वो 0 भी दिया होगा उसने। तो आपने वो डायरेक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देखेंगे और इसको 0 सेलेक्ट कर देंगे कि भाई इसका चूंकि क्रिटिकल पाथ पे है, इस वजह से इसका फ्लोट 0 होगा, मस्ट बी 0। क्रिटिकल पाथ पे किसी भी एक्टिविटी का फ्लोट नहीं होगा, 0 फ्लोट होगा। क्लियर? ये बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें?